गांधी ने जब कुछ ज्यादा बोला तो सत्ता पक्ष के प्रभावशाली नेताओं ने बीच में खड़े होकर हस्तक्षेप किया, अपनी बात रखी, लेकिन राहुल गांधी को शांत वातावरण में बोलने दिया। हमने कल अपनी चर्चा में यह बात कही थी कि क्या कल प्रतिपक्ष सदन के नेता नरेंद्र मोदी को भी इतनी शांति के साथ सुन सकेगा, और अगर सुन सकेगा तो चर्चा का स्तर कहीं और ही पहुंच जाएगा। पर हमारी आशंकाओं को आज निराधार आप नहीं ठहरा सकते। आज प्रधानमंत्री बोले, राहुल गांधी के मुकाबले 45 मिनट ज्यादा बोले। 2 घंटे 15 मिनट का भाषण दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। एक एक बिंदु को स्पर्श करने की कोशिश की। राहुल गांधी पर जमकर कटाक्ष किए, कांग्रेस पर कटाक्ष किए, विपक्ष पर कटाक्ष किए, अपने उपलब्धियों का बखान किया, अपने संगठन के संदर्भ में सराहना का एक वातावरण निर्मित करने की कोशिश की, हिंदुत्व पर आधारित सियासत को और धारदार करने की कोशिश की, राहुल गांधी को हिंदू विरोधी रूप में चित्रित करने की कोशिश की। पर इन सबसे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि विपक्ष ने उस गरिमा का परिचय नहीं दिया जिस प्रकार की गरिमा कल सत्ता पक्ष ने जताई थी, दिखाई थी। प्रधानमंत्री जब तक बोलते रहे, विपक्ष लगातार नारेबाजी करता रहा। हालत यह रही कि नरेंद्र मोदी पहली बार अपने कान पर ईयरफोन लगाकर भाषण दिए। तो आज हम उस भाषण पर ही बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कुल मिलाकर देश के नेता, जो सदन के भी नेता है अर्थात नरेंद्र मोदी, क्या अपने उद्देश्य में सफल उसी प्रकार से हो पाए जिस प्रकार से आकलन था कि राहुल गांधी अपनी बात जनसाधारण तक पहुंचाने में सफल रहे लोकसभा में अपने भाषण के माध्यम से। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ में प्रताप भानु शर्मा जी हैं, जिस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदों के केंद्र बिंदु हैं राहुल गांधी, उस कांग्रेस की पुरातन पीढ़ी के सशक्त हस्ताक्षर हैं प्रताप भानु शर्मा, वो हमारे साथ हैं। हमारे साथ में चिंतामणि मालवीय जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का आक्रामक चेहरा है, वह नरेंद्र मोदी के बड़े मजबूत पैरोकार अतीत में रहे, आज कैसे पैरवी करते हैं समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ देवेंद्र वर्मा जी हैं, वो बताएंगे संसद में भाषण था, लोकसभा में भाषण था, राहुल गांधी को कल उन्होंने खारिज कर दिया था इस रूप में कि यह संसदीय भाषण नहीं था, पर आज देश के प्रधानमंत्री ने बोला है संसदीय मान्यताओं, परंपराओं और नियमों के तहत भाषण उनकी कसौटी पर कहां तक खरा उतरा, जानेंगे देवेंद्र वर्मा जी से। और इन सबके बीच में तटस्थ राय देने के लिए देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, हम सबके बेहद सम्मान्य गिरिजा शंकर जी भी हमारे साथ में। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत प्रताप भानु शर्मा जी से करेंगे, पर उससे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा में दिए गए वक्तव्य के कुछ महत्वपूर्ण अंश साथ मिलकर देखेंगे। देखिए क्या बोले नरेंद्र मोदी जी। बालक बुद्धि में ना बोलने का ठिकाना होता है और न ही बालक बुद्धि में व्यवहार का कोई ठिकाना होता है। और जब ये बालक बुद्धि पूरी तरह सवार हो जाती है तो सदन में भी किसी के गले पड़ जाते हैं। ये बालक बुद्धि अपनी सीमाएं खो देती है तो सदन के अंदर बैठ करके आंखें मारते हैं, आंखें मारते हैं। इनकी सच्चाई आदरणीय सभापति जी अब पूरा देश समझ गया है। आए दिन अखबार खोलते थे तो घोटालों की खबरें ही पढ़ने को मिलती थी। सैकड़ों करोड़ के घोटाले, रोज नए घोटाले, घोटालों से स्पर्धा, घोटालेबाज लोगों के घोटाले, इसी का एक कालखंड था। और बेशर्मी के साथ सार्वजनिक रूप से स्वीकार भी कर लिया जाता था कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो 15 पैसा पहुंचता है, 1 रुपये में 85 पैसे का घोटाला। शोले फिल्म की वो मौसी जी याद होगी, तीसरी बार तो हारे हैं, पर मौसी ये बात तो सही है, तीसरी बारी तो हारे हैं, पर मौसी मोरल विक्ट्री तो है ना। आदरणीय सभापति जी, 13
राज्यों में 0 सीटें आई हैं। अरे मौसी, 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं, पर हीरो तो है ना। अरे पार्टी की लुटिया तो दुबई है। अरे मौसी, पार्टी अभी भी सांसें तो ले रही है। 2014 के पहले वो भी एक वक्त था कि जब आतंकी आकर के जी चाहे वहां, जब चाहे वहां हमला कर सकते थे। 2014 के बाद का हिंदुस्तान घर में घुसकर मारता है। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री जी सरकार की नीतियों पर तो बोले, पर उससे कहीं ज़्यादा राहुल गांधी पर बोले। क्या कहते हैं प्रताप भानु शर्मा जी, 10 साल तक आपने अपने नेता के लिए पप्पू 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 जैसा संबोधन सुना था। इस बार किसी ने वो तो नहीं बोला, पर एक नया शब्द निकल कर आया है माननीय मोदी जी के शब्दकोश से, बालक बुद्धि। क्या कहते हैं प्रताप भानु जी आज के उस उद्बोधन को लेकर, उस लोकसभा में उद्बोधन को लेकर, जिसमें कभी 10 साल आप भी बिता चुके हैं? प्रताप भानु जी। नहीं, हमारे टाइम पे तो इस तरह की बहस होती नहीं थी, और ना ही प्रधानमंत्री इतनी घटिया भाषण देते थे जो आज देखने को मैंने भी सुना। जिस तरह की बातें कर रहे हैं, व्यक्तिगत आक्षेप लगा रहे हैं, घटिया बुद्धि, पहले पप्पू को करार दिया, पहले आप वो नहीं चल पाया, उनका वो जुमला नहीं चला, मीडिया में वही चलता रहा 10 साल, पर अब उन्हें मालूम पड़ गया कि नेता प्रतिपक्ष देश की जनता ने बना दिया और इतना विश्वास कांग्रेस को दिया है, इसके बाद भी वो नीचे दिखाने के लिए लगे हैं। अरे प्रधानमंत्री को तो अपनी हैसियत के हिसाब से, अपनी गरिमा के हिसाब से संसद के अंदर भाषण देना चाहिए। वो राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे भाषण नहीं दे रहे थे, देश की संसद में भाषण देश का प्रधानमंत्री दे रहा था। तो मुझे तो नहीं लगता कि उनका भाषण कोई ऐसा प्रभावी रहा होगा। व्यक्तिगत आक्षेप, कटाक्ष, चरित्र हनन की बातें करना और किसी सामने वाले प्रतिपक्ष के नेता को बौना बताना, क्या उनकी बुद्धि पर सवाल, ये इस तरह की बातें करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विवेक पर ही सवालिया निशान लगाता है। अरे नरेंद्र मोदी जी के विवेक पर तो सवाल आपने लगा दिया, ये विपक्ष की गरिमा के संदर्भ में भी कुछ टिप्पणी करेंगे प्रताप भानु शर्मा जी? सदन के नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा है, नेता प्रतिपक्ष के भाषण को शांतिपूर्वक सत्ता पक्ष ने सुना और विपक्ष एक लाइन सुनने की हिम्मत नहीं जुटा सका शांति के साथ। पूरे समय नारेबाजी, इतना डर, इतनी दहशत, इतनी खींच उस नेता, उस पार्टी, उस गठबंधन के प्रति जिसके हाथों अभी अभी आपने शिकस्त खाई है। के ठेकेदारों पे कह रहे हैं, आप पर कह रहे हैं, भाजपा पे कह रहे हैं, आरएसएस पे कह रहे हैं, मोदी पे कह रहे हैं, ये किसी हिंदुओं के उन्होंने उसको पलटने की पूरी प्रयास करी। माने अर्थ का अनर्थ लगा ले संसद के अंदर, ये कोई भी इस बात को लाइक नहीं करता। और वो स्पीकर साहब ने भी वो चीजें उस डिबेट से निकाल दी। वो वीडियो तो सब दूर जा रहा है, जो अंश पार्लियामेंट में बोले हैं राहुल गांधी प्रतिपक्ष के नेता के रूप में, वो हमने भी देखे हैं, सर्कुलेट हो रहे हैं, सोशल मीडिया में जा रहे हैं। और उसकी सराहना जितने भी यूट्यूब के एक से एक बड़े विद्वान पत्रकार हैं, उनने सबने उस बात को कहा, ठीक कहा उन्होंने। प्रताप भाई, मेरा सवाल सुनना चाहेंगे आप? उन लोगों पे था जो अपने आप को हिंदू धर्म का ठेकेदार कहते हैं या समझते हैं। प्रताप भानु जी, क्या आप मेरा सवाल सुनना चाहेंगे? आपको मेरी आवाज आ रही है प्रताप भानु जी? प्रताप भानु जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। हम दोबारा से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेरे साथ में जुड़े हुए हैं चिंतामणि मालवीय जी। क्या हो गया मालवीय जी आपके नेता को? इतने नाराज, इतने खफा, इतने गुस्सा क्यों थे आज नरेंद्र मोदी जी? और उनसे इतना खफा विपक्ष क्यों था? एक लाइन शांति से नहीं सुनी आज विपक्ष ने सदन के नेता की। किस बात से इतना गुस्सा था? जाने में एक बड़ी अच्छी बात बोलते हैं, उन्होंने कहा कि हमारे समय में प्रधानमंत्री इस तरह का वक्तव्य नहीं दिया। मुझे लगता है कि वो बहुत पार्शियल हो गए हैं और
को पिछले 10 साल का विपक्ष का भी अध्ययन करना चाहिए। जब से सदन की कमान या कांग्रेस की कमान जो है राहुल गांधी के हाथों में आई है, किस तरह का अवमूल्यन और मूल्यों का हनन सदन में विपक्ष की ओर से किया गया है, ये भी देखना चाहिए। इसके पहले ऐसा कभी नहीं था। आप बताइए कि जो बेकार की बातों का जिनका कोई औचित्य नहीं है, अब जितने भी मुद्दे उठाए उन्होंने अडानी किया, इसके पहले चौकीदार चोर किया, उन्होंने राफेल किया, ये किया, एक भी मुद्दे पर वो किसी तथ्य के निकट नहीं थे, लेकिन सदन को उन्होंने बाधित किया। सदन ने अपने पतन के अनेक स्तर देखे। और केवल इतना नहीं, आप देखिए इस बार चूंकि उनको 99 सीटें मिल गई, 99 तो बहुत प्रसन्न हो गए, तो अब शायद वो उनकी जो उद्दंडता है, उनका जो वो है, उसमें भी वो आगे बढ़ रहे हैं, उसको भी अपना रिकॉर्ड तोड़ देना चाहते हैं वो। और जो जिस उत्साह में वो कर रहे हैं, आप देखिए कि ये क्या ऐसे लोकतंत्र चलता है। और कल जो उन्होंने टिप्पणी की, वो इतनी, मैं उस टिप्पणी पर आऊंगा, लेकिन अभी केवल उनके मर्यादा पर बात करूं, उनके व्यवहार पर बात करूं, तो आप बताइए कि लोकतंत्र में सुनना चाहिए। मैं ये आपका चूंकि बहुत जो चैनल है और आप जिस तरह डिबेट कराते हैं, उसमें ये कह सकता हूं मैं कि देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको है, और मिल कहता है कि जो बिल्कुल सत्य बोलता है उसकी बात तो सुनना ही चाहिए, जो अर्ध सत्य बोलता है उसकी भी बात सुनना चाहिए, क्योंकि उसके पास कम से कम आधा सत्य तो है। लेकिन यदि कोई बिल्कुल असत्य बोलता है, उसकी भी बात सुनना चाहिए, क्योंकि उसके असत्य से आपका सत्य उभर करके सामने आता है। उसका असत्य आपके सत्य की परिभाषा है। और वो कहते हैं कि जब तक अगर नमकीन नहीं होगा तो मीठे का भी कोई मूल्य नहीं होगा। लोकतंत्र इस भावना से चलता है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि आज पहली बार कोई ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं था कि प्रधानमंत्री जी को ना सुना जाए। ये शुरुआती है, अभी तो केवल सरकार का गठन हुआ है, ऐसा कोई बड़ा मुद्दा भी नहीं था कि जिसमें ना सुना जाए। आज उन्होंने बहुत घोरतम अपराध किया है, लोकतंत्र के माथे पर एक तरह का कलंका टीका आज लगाया कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी को बोलने नहीं दिया, पूरे समय वो चिल्लाते रहे। लेकिन जो मेरा सवाल है वो इस संदर्भ में है कि राहुल गांधी ठीक उसी प्रकार से जैसे आप 240 सीटें जीतकर आए हुए हैं, उसी प्रकार से राहुल गांधी भी 99 सीटों के साथ नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में आए हुए हैं। क्या आप ये कहना चाहते हैं चिंतामणि जी कि इस देश की जनता इतनी मूढ़मती हो गई है, इतना उसकी बुद्धि का क्षरण हो गया है कि एक बालक बुद्धि वाले व्यक्ति को 2-2 संसदीय क्षेत्रों से 3-3 लाख मतों के विशाल अंतर के साथ जीत मिल जाती है। उसकी पार्टी को 99 सीट 543 में से मिल जाती हैं। तो अगर वो शख्स बालक बुद्धि है, तो ऐसे शख्स को चुनने वाले लोग और ऐसे शख्स के नेतृत्व में जो पार्टी चल रही है, उस पार्टी को जिताने वाले लोग किस बुद्धि के हैं? थोड़ा चिंतामणि जी इस पर दृष्टि दीजिए ना। आप तो महान दार्शनिक हैं, स्वयं दर्शन शास्त्र के अध्यापक रहे हैं, तो आप राजनेता के साथ साथ इस संदर्भ में भी बड़ी अच्छी रोशनी दे सकते हैं। थोड़ा ज्ञान दीजिए ना। निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मैं धन्यवाद करता हूं। यहाँ राहुल गांधी जीते जरूर है, लेकिन राहुल गांधी स्वयं अपने व्यक्तित्व पर, अपनी पर्सनालिटी पर और अपने कामों पर नहीं जीते। आप बताइए कि वायनाड में उन्होंने क्या काम किया था, कितनी बार गए वो वायनाड। सबको मालूम है कि वहां पर मुस्लिम बहुत मेजोरिटी में है, वो डोमिनेटिंग है, और इतनी बड़ी संख्या है कि मुसलमान जिसे चाहेंगे उसे जिता लेंगे। वहां मुस्लिम फैक्टर था। और जो उत्तर प्रदेश की अमेठी की जो रायबरेली की सीट से वो लड़े हैं, तो रायबरेली की सीट पर परंपरागत कांग्रेस की है। पिछली बार बीजेपी जीती थी, वो नहीं हो पाया, तो कोई बात नहीं, ये तो लोकतंत्र है, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन इसमें कोई राहुल गांधी जी का पुरुषार्थ नहीं है, ना उनकी विद्वता की हनक के कारण, उनकी विद्वता के प्रकाश के कारण लोगों ने उनको स्वीकार किया कि ये एक बेहतरीन नेता है। ये एक्सीडेंटल जीत है। और कांग्रेस अगर 99 जीत भी गई है, तो ऐसा कौन सा बहुत बड़ा वो कर लिया है? आप देखिए कि वो पिछले 15 साल से तीनों को मिला ले, तब भी मोदी जी के जो सीटें लाए उससे कम है। तो इसमें इतना उस करने की जरूरत नहीं। अच्छा, अगर इसकी जरूरत नहीं है तो जो उन्होंने नहीं कहा उसको आप लोग परिभाषित करने की, प्रमाणित करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? यह सवाल सब तरह से पूछा जा रहा है कि राहुल गांधी ने हिंदुओं के संदर्भ में बड़ा ही खराब बोला है, बहुत आक्रामक बोला है, बहुत आपत्तिजनक बोला है। भाषण तो राहुल गांधी का हम सब ने भी सुना था। राहुल गांधी ने क्या ऐसा बोल दिया चिंतामणि जी हिंदुओं के संदर्भ में जो आपको इतने अंदर तक भेद गया है? भाजपाइयों के संदर्भ में बोला, यह बात तो हमने सुनी, पर हिंदुओं के संदर्भ में बोला है, यह बात थोड़ा हमें समझ नहीं आया। आप थोड़ा समझाइए।
देखिए, ये वक्तव्य जो है वो अपने आप में उनकी बुद्धिहीनता का परिचायक है। जहां हिंदुओं की बात करना संदर्भ विहीन था, वो मुद्दों पे बात करते, वो सिद्धांतों पर बात करते, वो और विषय थे उन पर बात करते। हिंदुओं को बीच में का तो लाने का कोई सवाल नहीं था। वो कि ये अभय मुद्रा है और त्रिशूल गाड़ दिया, और उन्होंने कहा कि डरो मत, डराओ मत। शिव जी ने कहा, मतलब बेसलेस बुद्धिहीनता की बात करके आप जैसे विद्वान व्यक्ति भी उनको इस श्रेणी में रखते हैं। मुझे ये मेरी बुद्धि में भी तरस आ रहा है आपको नहीं है। अपने जो प्रताप भानु जी रखे तो उनकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन आप बताइए कि क्या संदर्भ था उनको लोकसभा में ये सब बोलने का। और जहां तक हिंदुओं का विषय, तो फिर उन्होंने सिख की बात करी, हिंदू की बात करी, जीसस की बात करी, तो मुसलमानों की भी बात कर लेते। फिर वो बताते, कुरान के भी संदर्भ दे देते कि किस तरह कहा गया है कि भाई काफिर को सबसे पहले मारो, पड़ोस में जो काफिर रहता है पहले उसको मारो, इनकी हत्या करो, काफिर से जलाया जाएगा। ऐसे भाई जिनका पूरा धार्मिक सिद्धांत नफरत पर है, उन पर एक शब्द नहीं बोले। अच्छा, एक बार बताओ चिंतामणि, एक बिंदु पे और टिप्पणी करो, फिर जाके मैं चलता हूं देवेंद्र वर्मा जी के पास। राहुल गांधी ऐसा क्यों बोले, राहुल गांधी ऐसा क्यों नहीं बोले, राहुल गांधी इस प्रकार का क्यों बोले। राहुल गांधी मणिपुर पे भी बोले थे। प्रधानमंत्री जी ने आज मणिपुर पे क्या बोला? मुझसे पूछ रहे हैं? ये सवाल तो आपसे ही करूंगा चिंतामणि जी, और किससे करूंगा? ठीक है, मणिपुर की परिस्थितियां विशेष है और वहां देखिए सुधार आया है निश्चित रूप से। भाई ये भी कांग्रेस के कारण है कि इन्होंने इतने समय तक घुसपैठ होने दी। मेरा सवाल क्या है, पहले चिंतामणि जी उस पर जाओ ना। मैंने सिर्फ एक मासूम सा सवाल आपसे किया है कि मणिपुर की त्रासदी पर, मणिपुर की पीड़ा पर, मणिपुर के हालात पर आज क्या बोला गया? अब देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी की ओर से तो नहीं बोल सकता कि जो उन्हें आवश्यक लगा वो उन्होंने बोला, वो हमारे नेता है, और उन्होंने जो बोला वो मैं उनके औचित्य पर भी सवाल नहीं उठा सकता कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं बोला और ऐसा क्यों बोला। ये विपक्ष का काम है, विपक्ष करें। अया राहुल गांधी के भाषण के एक एक बिंदु के औचित्य पर सवाल उठाएंगे, पर अपनी पार्टी के नेता, आपके सर्वोच्च नेता की पैरवी में नहीं बोलेंगे। ऐसा जुल्म आप क्यों कर रहे हैं चिंतामणि जी? हमारी बुद्धि पर आपने सवाल उठा दी, यहां तक भी चलेगा, पर अपने ही नेता के पक्ष में पैरवी करने से आप बचेंगे, ऐसा आप क्यों कर रहे हैं चिंतामणि जी? देखिए, उनसे नरेंद्र, मेरे जितने राजनीतिक जीवन और जितना समय समय में मेरे में चेतना आई, राजनीतिक चेतना, ऐसा बेहतरीन नेता मैंने तो अपने जीवन में नहीं देखा। उनकी वक्तता, उनका बिंदु, उनका जो भी बात करते हैं वो बहुत अर्थपूर्ण होती है। और अगर उन्होंने कोई बात नहीं बोली है तो उसका भी कोई अर्थ होगा, लेकिन इसका मतलब मेरा आखिरी सवाल है। पर चिंतामणि जी, आपने दावा इतना बड़ा कर दिया, मैंने तो सिर्फ इतना सवाल कर लेना, वो अटल जी के मुकाबले क्या देखते हैं आप? देखिए, नीचे खड़ा हुआ व्यक्ति तो ऊपर, बहुत ऊपर वाले लोगों की तुलना नहीं कर सकता है कि कौन सा। अरे अभी तो आपने तुलना की, अभी आपने दावा किया, अभी आपने बोला कि इससे बड़ा, इससे विद्वान मैंने व्यक्ति नहीं देखा, नेता नहीं देखा। तो मैंने कहा भाई आपके दौर में अटल जी भी थे, आप लोग अटल जी की बड़ी सलाह करते, इसलिए मैंने सवाल कर दिया। आप अचानक अपनी बात से पलट गए। हमने ज्यादा निकटता से मोदी जी को देखा तो स्वाभाविक रूप से हमको मोदी जी ज्यादा प्रिय लगेंगे, क्योंकि हमने उनके साथ काम किया, उनके नेतृत्व में काम किया है। तो आपने मुझे इतनी मेहनत क्यों करा लिया? पहले बोले अटल जी के मुकाबले मुझे नरेंद्र मोदी ज्यादा श्रेष्ठ लगते हैं, कोई ऐतराज थोड़ी था। पर बहरहाल हम देवेंद्र वर्मा जी के पास चलते हैं। देवेंद्र वर्मा जी से हमारी चर्चा कल अधूरी रह गई थी। देवेंद्र वर्मा जी कल हमें बता रहे थे कि देखो, राहुल गांधी ने आज जो भाषण दिया ना, ये संसदीय भाषण नहीं है, राजनीतिक भाषण है। तो नेता प्रतिपक्ष के भाषण को तो देवेंद्र वर्मा जी आपने संसदीय भाषण के तौर पर खारिज कर दिया था। आज सदन के नेता का भाषण होगा, देश के सम्मान्य प्रधानमंत्री जी का भाषण होगा, और उन प्रधानमंत्री जी का भाषण होगा जो 10 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं। तो आज के भाषण को संसदीय नियम, संसदीय परंपरा के लिहाज से कहां पाया आपने? इस बार देवेंद्र वर्मा जी थोड़ा आपकी तरफ से विश्लेषण आए तो आनंद आए। देखिए, आज जो प्रधानमंत्री जी का भाषण था उसमें उनको 2-4 एंगल से उन्हें आज भाषण देना था। पहला तो ये कि वो भाषण संसदीय परंपराओं के अनुरूप हो, और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसकी पूरे देश की जनता अपेक्षा कर रही थी कि आज प्रधानमंत्री राहुल गांधी के भाषण का जवाब देंगे, और इसलिए आज क्योंकि प्रधानमंत्री जी का भाषण होना है, इसलिए पूरी जनता देश की, मैंने कई जगह फोन किया तो अधिकांश जगह ऐसा पता चला कि प्रधानमंत्री जी के भाषण का इंतजार कर रहे हैं, जो शाम को 4:30 बजे चालू हुआ। लेकिन दोपहर से लोग बाग देख रहे थे
तो प्रधानमंत्री जी को देश की जनता की इस भावना का भी ध्यान रखना था, इस अपेक्षाओं का भी ध्यान रखना था कि वो राहुल गांधी के भाषण के एक एक बिंदु का जवाब दें जो उन्होंने दिया। तो प्रधानमंत्री जी का भाषण दो दृष्टिकोण से था। एक तो प्रधानमंत्री जी का भाषण राष्ट्रपति के अभिभाषण के ऊपर केंद्रित हो, और दूसरा उन सारी चीजों का भी समाधान करें जो राहुल गांधी ने उठाए थे, जो पूरी तरीके से पॉलिटिकल इश्यूज थे। तो प्रधानमंत्री जी का भाषण ये मिला जुला भाषण था। लेकिन आज जो ये एक उम्मीद थी कि राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद में शायद इस सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलेगी, इस सदन की गरिमा में वृद्धि होगी, ऐसा स्थिति नहीं होगी कि सभा चल ना पाए। आज प्रधानमंत्री के भाषण पर, जो कि प्रायः नहीं होता, प्रधानमंत्री के भाषण में ज्यादा शोरगुल नहीं होता, थोड़ी देर के लिए आरंभ में एक सांकेतिक विरोध तो होता है, नारेबाजी होती है, लेकिन वो नारेबाजी कंटिन्यूअस 2 घंटे तक चलती रहे, पूरे भाषण के दौरान चलती रहे। और सबसे दुखद कहूंगा मैं, आश्चर्यजनक पहलू उसका यह था कि राहुल गांधी स्वयं इशारा कर के अपने दल के सदस्यों को वेल में आने के लिए उकसा रहे थे और भाषण देने के लिए उकसा रहे थे। तो नेता प्रतिपक्ष की का जो आज का पूरा सदन में जो उनका व्यवहार था, सदन में जो उनका आचरण था, वो निश्चित तौर पर नेता प्रतिपक्ष से अपेक्षित आचरण नहीं था, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के तौर पे हमने पहले भी भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के नेता के तौर पर अडवाणी जी को देखा है, अडवाणी को देखा है, अटल बिहारी वाजपेयी को देखा है, और भी कई सदस्यों को देखा है, लेकिन ऐसा व्यवहार कभी भी नेता प्रतिपक्ष का नहीं होता। तो आपका जो ये पहला था कि भाई आज का प्रधानमंत्री के भाषण को किस रूप में आप देखते हैं, तो मैं इस रूप में देखता हूं कि उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भी अपने भाषण को केंद्रित रखा, और जो पॉलिटिकल रिप्लाई उनको देना था, जो एक संदेश देना था कि आखिर क्या है, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर इन सारी चीजों को भी कहा। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री से मैं बहुत स्पष्ट तौर पर कहूंगा, उन्होंने एक जो नया शब्द जिसका आपने भी उल्लेख किया कि बालक बुद्धि है, तो बालक बुद्धि से उनका आशय क्या था? बालक बुद्धि से आशय अर्थात वो परिपक्वता नहीं थी उनके भाषण में। उन्होंने बहुत सोच समझ के बालक बुद्धि शब्द का उपयोग किया कि वो परिपक्वता नहीं थी जो परिपक्वता वास्तव में नेता प्रतिपक्ष से अपेक्षित होती है। और उन्होंने बालक बुद्धि के उनके सारे आरोपों को, क्योंकि उन्होंने पूरा तरीके से यह केंद्रित किया कि जो कुछ भी राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा है वो सत्य के निकट नहीं था, वो सारा असत्य था। चाहे वो अग्निवीर के मामले में तो उन्होंने कहा कि अग्निवीर उन्होंने बहुत सोच समझ के किया था, और क्योंकि जो परिस्थितियां देश में डिफेंस के संबंध में हो रही है, तो एक लाइन तैयार होना चाहिए कभी किसी आवश्यकता, इमरजेंसी की आवश्यकता में है, तो उस हिसाब से उन्होंने अग्निवीर की योजना को अपने को वो कराया। और फिर 10 साल के उनके सारे अचीवमेंट को भी उन्होंने कहा कि हमने कितनी गैस सिलेंडर दिए, कितने हमने टॉयलेट्स बनवाए, कितने हमने एमएसपी के ऊपर खरीदारी करी, एचएएल के ऊपर जो था उसका उन्होंने जवाब दिया, आरक्षण के ऊपर उन्होंने जवाब दिया। तो उन्होंने एक तरीके से राहुल गांधी के सभी बिंदुओं का बहुत अच्छे से पूरा जवाब देके और सभा को ये संतुष्ट करने का प्रयास किया, और देश की जनता को भी संतुष्ट करने का प्रयास किया कि वो जो कह रहे हैं राहुल गांधी के भाषण को काउंटर उन्होंने बहुत अच्छे से राहुल गांधी के भाषण को प्रॉपर काउंटर किया। मेरी बातचीत अधूरी रह गई थी प्रताप भानु जी से, मुझे गिरजा जी के पास आना है, पर प्रताप भानु जी से मेरा एक सवाल जो अनुत्तरित रहेगा उसे पूछना चाहता हूं कि प्रताप भानु जी, बाकी सब तो ठीक है, पर आज जब सदन के नेता और देश के प्रधानमंत्री ने अपना भाषण देना शुरू किया तो 2 घंटे 15 मिनट तक चले इस भाषण में निरंतर नारेबाजी का प्रदर्शन विपक्ष के द्वारा किया गया। आपने प्रधानमंत्री का ऐसा गरिमाहीन भाषण तो पहले नहीं देखा, पर विपक्ष के इस आचरण को कितना गरिमापूर्ण प्रताप भानु जी मानते हैं, ये जानने में हमारी बड़ी दिलचस्पी है, क्योंकि बड़े सुधीर राजनेता माने जाते हैं प्रताप भानु जी। तो वो बताएंगे आज के इस आचरण को किस तरीके से पैरवी करना चाहेंगे प्रताप भानु जी। देखिए डॉक्टर साहब जी, गरिमा तो कल ही टूट गई थी, और जो ट्रेजरी बेंच के वरिष्ठ जिम्मेदार लोग थे, जब राहुल गांधी विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता भाषण दे रहे थे, खड़े हो कर टोका टाकी कर रहे थे, चाहे वो
गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे डिफेंस मिनिस्टर हो, चाहे भूपेंद्र सिंह हो, चाहे वो उधर के अरुणाचल के मंत्री हो, और चाहे स्वयं प्रधानमंत्री हो, 4-4, 6-6 बार यदि ये विपक्ष के नेता को टोकने का कोई ऐसा प्रचलन है नहीं, ना ही संसदीय परंपरा कहती। ये वर्मा जी भी इस बात को समझते हैं, और यदि उन्होंने कोई बात गलत कही थी या कोई चीज का जवाब देना था, तो ये जो बोलने वाले थे उस पार्टी के, वो अपने वक्तव्य में उसको कवर कर सकते थे। पर राहुल गांधी, भानु शर्मा जी, ऐसा है कि हमारे पास में काफी सुधी लोग बैठे हुए हैं जो सदन का हिस्सा भी रहे हैं, किसी न किसी भूमिका में रहे हैं। जब सदन में कोई व्यक्ति भाषण देता है और तथ्यात्मक रूप से अगर उसे गलत पाया जाए या नियमों से परे पाया जाए, तो उसके संदर्भ में हस्तक्षेप होते हुए हम अतीत में देखते आए हैं। कल टोका गया, जिन बिंदुओं पर टोका गया वो बिंदु भी सामने रखे गए थे, लेकिन राहुल गांधी को बोलने तो दिया गया था। बार टोका गया जी, प्रतिपक्ष के नेता यदि किसी बात को कह रहे हैं, चाहे वो जीएसटी के बारे में हो, चाहे महंगाई के बारे में हो, चाहे भ्रष्टाचार के बारे में हो, चाहे अग्निवीर के बारे में हो, तो उसमें टोकने की बजाय अग्निवीर का इश्यू पूरे देश में, तो भानु जी की दलील है कि 10 बार टोके थे हमारे नेता को कल, हमने आज एक क्षण भी रुके ही नहीं टोकने के संदर्भ में, हम लगातार नारेबाजी करते रहे। प्रताप भानु जी की दलील है। प्रताप भानु जी को लगता होगा कि अब ऐसे ही चलना चाहिए, लेकिन गिरिजा शंकर जी के पास में मेरे पास जानने के लिए कुछ और सवाल है। गिरिजा जी, जब भी कोई ऐसा भाषण दिया जाता है उसका कुछ उद्देश्य होता है, वो उद्देश्य क्या था आज प्रधानमंत्री ने जो भाषण, और उद्देश्य को पाने में वह कितने सफल रहे, इस संदर्भ में आपसे विश्लेषण अपेक्षित है। गिरिजा जी, देखिए, चुनाव परिणाम आने के बाद लोकसभा के जो नैरेटिव सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बन रहा है, वो राहुल गांधी के भाषण में भी और प्रधानमंत्री के भाषण के केंद्र में वो नैरेटिव है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया कि जो सरकार में नहीं आ पाए हैं, हार गए हैं, वो अपने आप को जीता हुआ बता रहे हैं, और जो सरकार में है उनको हारा हुआ बता रहे हैं, जो नैरेटिव गलत है। दरअसल प्रधानमंत्री के भाषण के केंद्र में यही नैरेटिव था, और इसी नैरेटिव को खारिज करने के इर्द गिर्द उनकी सारी बातचीत थी। आप 2.25 घंटे का भाषण में सुनते सुनते मैं एक बतौर पत्रकार मैं हेडलाइन तलाश कर रहा था, इंट्रो तलाश कर रहा था, तो मुझे 2.25 घंटे के भाषण के में इन हेडलाइन के रूप में क्या मिला कि विपक्ष को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा, इसके अलावा कोई बात मुझे नहीं लगी। आप देखिए कि उन्होंने बहुत बड़ा वक्त 2014 के पहले की स्थितियों पर आरोप लगाते हुए घपले घोटाले और तमाम चीजों पर उन्होंने दिया। बहुत बड़ा वक्त उन्होंने कांग्रेस के अंबेडकर को हराने को लेकर जगजीवन राम तक किनारे करने की पूरे प्रसंग को विस्तार से बताया। उन्होंने लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव के परिणामों को लेकर एक लंबा विश्लेषण उन्होंने रखा। मैं समझता हूं इन तमाम चीजों की कोई जरूरत नहीं थी। ये पूरा परिप्रेक्ष्य ये बताने के लिए है कि जो कांग्रेस को या विपक्ष को ये मानकर चलना चाहिए कि वो हारे हुए हैं, और उनको ये मानना चाहिए कि एनडीए जीती है और सरकार में है। ये नैरेटिव, चूंकि विपक्ष अपने आप को एक जीती हुई स्थिति में अपने को प्रस्तुत कर रही है हर जगह पर, वो प्रधानमंत्री के चिंता का विषय है। वो चिंता उनके पूरे भाषण में दिखती है। जहां तक सवाल जिन मुद्दों को उन्होंने टच किया या जिन मुद्दों को राहुल गांधी ने उठाया था और जिनका जवाब देने की बात थी, मुझे लगता है कि उन मुद्दों पर भी जिस तरह के जवाब की अपेक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रही है पिछले 10 साल में, जो हमने उनका भाषण लोकसभा में जब वो आखिर में उत्तर देने आते हैं तो बहुत सांस रोककर प्रतीक्षा की जाती है कि वो कितना गहरा प्रहार करेंगे। और ये जरूर है कि उनके भाषणों में कुछ ऐसी नई बात होती है जहां पर विपक्ष बिल्कुल धराशायी नजर आता है। आज के भाषण में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया जिसमें ऐसा लगे कि कोई नई बात वहां से निकल के आ रही है।
तो मुझे लगता है कि आज का पूरा जो भाषण है, जो एग्रेशन राहुल गांधी के भाषण में था, वो वही था जो जीत की, अपने आप को जीता हुआ बताने दिखाने का भाव था वहां पर। और प्रधानमंत्री के भाषण में ये बताने का भाव था कि आप जीते नहीं हैं, आप हारे हैं, जीते हम हैं। दरअसल जो एक सामान्य बहुमत बीजेपी को नहीं मिलना एक बहुत बड़ी बात, एक पॉलिटिकल सच्चाई है, और उस सच्चाई को बीजेपी या नरेंद्र मोदी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। एक बहुत बड़ी सच्चाई यह है कि तमाम कोशिशों के बावजूद कांग्रेस 3 के आंकड़े को नहीं पा सकी है। उस सच्चाई को कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है। दूसरी बात, आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री का पूरा भाषण जो है वो कांग्रेस पर फोकस था, बाकी विपक्षी दलों पर वो ज्यादा बात नहीं कर रहे थे। बाकी विपक्षी दलों को तो उन्होंने इस तरह से लिया कि कांग्रेस जो है वो बैसाखी की पार्टी हो गई है। विपक्षी दलों के बैसाखी पर वो पैरासाइट कांग्रेस की बात उन्होंने की। तो एक तरह से उन्होंने बाकी विपक्षी दलों पर हमला करने के बजाय उन्होंने कांग्रेस पर सारा फोकस रखा। लेकिन मैं समझता हूं कि कुछ मुद्दे जो उठाए गए थे इस दौरान, उन मुद्दों पर कुछ बेहतर बात हो सकती थी, और बहुत सारे जो गैर जरूरी संदर्भ थे उनका कोई बहुत रिलेवेंस नहीं है। ये तमाम बातें। अच्छा, एक बात बताइए गिरजा जी, एक बार फिर कोशिश हुई है कांग्रेस को राहुल गांधी को हिंदू विरोधी के रूप में चित्रित करने की। कल राहुल गांधी ने जब से भाषण दिया है उसके बाद देश के सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से बातचीत में इस बात पर अफसोस जताया था कि बताइए उन्होंने हिंदुओं के संदर्भ में किस प्रकार की बातचीत की। आज देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हैं, कई जगहों पर प्रदर्शन भाजपा ने किए, और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज अपने भाषण में राहुल गांधी को हिंदू विरोधी रूप में चित्रित करने का यथेष्ट प्रयास किया। आपकी दृष्टि गई होगी इस पर। यह कोशिश कितनी सफल होती नजर आ रही है, कितनी जरूरी नजर आ रही है, या इसको आप एक राजनीतिक भूल के तौर पर देख रहे हैं? जो राहुल गांधी ने जो कल अपनी बात कही, वो मैं समझता हूं कि जब आप किसानों की बात उठा रहे हैं, मणिपुर की बात उठा रहे हैं, अग्निवीर की बात उठा रहे हैं, पेपर लीक की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में जो संदर्भ उन्होंने जो लिया वो बहुत मुझे गैर जरूरी लगा। ये जरूर है कि जो आपने बीजेपी पर या बीजेपी के सहयोगी तमाम दलों पर जो नफरत फैलाने का या लोगों को डराने का ये तमाम जो मुद्दा उठाया वो ठीक है, लेकिन वो मुद्दा कोई जरूरी नहीं था। लेकिन उन्होंने जो कहा था बहुत साफ साफ ये बात थी कि हिंदू हिंसक नहीं होता, वो जो अपने आप को हिंदू कहते हैं उन पर वो बात थी। जाहिर है कि वो इशारा बीजेपी या उस तरह के दलों पर था, लेकिन चूंकि एक ऐसा मौका था जिसको कि पॉलिटिकली लपका जा सकता था। कल जब राहुल गांधी के भाषण के दौरान ही इंटरप्ट करते हुए प्रधानमंत्री ने ये मुद्दा उठाया, तभी ये बहुत साफ हो गया था कि बीजेपी इस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ या राहुल गांधी और सहयोगियों के खिलाफ इस मुद्दे को इस्तेमाल करेगी। मुझे लगता है कि 2024 का जो चुनाव परिणाम आया है, उस चुनाव परिणाम से एक संदेश तो ये भी उभरता है कि इस तरह के मुद्दे किसी तरह से कोई चुनावी लाभ किसी पार्टी को देने में बहुत कारगर नहीं होते हैं। तो मेरा यह मानना है कि विपक्ष को भी, कांग्रेस को भी और बीजेपी को भी इन तमाम मुद्दों को दूर रखकर जो रियल इशू हैं, जो लोगों के इश्यूज हैं, उस पर यदि बात की जाए तो शायद उनको पॉलिटिकली भी लाभ होगा। तो कुल मिलाकर एक गैर जरूरी मुद्दा राहुल गांधी ने छेड़ा, और उस मुद्दे को जरूरी मुद्दा बनाने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी है। प्रताप भानु जी के पास जाना है, पर जब गिरिजा शंकर जी बोल रहे थे, चिंतामणि जी को उसमें हस्तक्षेप की जरूरत महसूस हो रही थी, तो चिंतामणि जी अपना हस्तक्षेप दीजिए, फिर प्रताप भानु जी के पास चलते हैं उस गैर जरूरी बिंदु पर बात करने के लिए जो हमें गिरिजा जी ने बताई है। देखिए, बहुत विद्वान है गिरिजा शंकर जी, लेकिन दृष्टि दोष हो ही जाता है। मुझे लगता है वो तो जो जना आपके खिलाफ बोल दे उसको दृष्टि दोष आपको दिखाई देता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसे हम आपकी खूबी कहें या दोष, ये दर्शक तय करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जो उन्होंने समीक्षा की उनके भाषण की, एक प्रधानमंत्री अपने उपलब्धियां नहीं बताएगा। ये तो लोकतंत्र में लोगों को शिक्षित करने का एक तरीका है कि भाई हमने ये किया और उन्होंने ये किया था, तो ये तो स्वागत योग्य बात होना चाहिए।
तुलना। अच्छा, तो चिंतामणि जी, मेरा एक सवाल है आपसे, बहुत विनम्रता पूर्वक, बहुत सम्मान के साथ, और जानना मैं आपसे चाहता हूं कि प्रतिपक्ष के ऐसे कौन से राजनेता का आप उल्लेख करना चाहेंगे, नेता का उल्लेख करना चाहेंगे, जिसको चुनाव जिताने पे आपने मेहनत की हो। आपको इस बात की शिकायत है, आपके नेताजी ने आज सदन में बोला कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंबेडकर को हराने की कोशिश की, उन्हें चुनाव जीतने नहीं दिया। थोड़ा आप ही हमें बताइए कि आपने ऐसे कौन से नेता हैं जिनको जिताने के लिए प्रयत्न किया, अपनी पार्टी के नेता को हराने की कोशिश की, थोड़ा पता चले। नहीं, देखिए, उन्होंने आज जो बाबा साहब अम्बेडकर की बात करी, तो वो इसलिए कि ये जो भ्रमित कर रहे हैं पूरे देश को राहुल गांधी जी, गैर जिम्मेदाराना बात करके संविधान खत्म हो जाएगा, ये जो है एसटी-एससी के खिलाफ, एक पूरी एसटी-एससी और ओबीसी को जो खिलाफ करने का काम किया, झूठे मुद्दे उभार करके, ये वस्तुतः उसका जवाब था कि कांग्रेस कभी भी ईमानदार नहीं रही है बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति। कांग्रेस कभी भी अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रति भी ईमानदार नहीं रही है, और उनके तमाम नेता, जितने नेता है, उनको कहीं ना कहीं अपमानित करने का काम किया, और स्वयं बाबा साहब अम्बेडकर को एक नहीं दो चुनाव हराने का काम किया। अरे भाई, तो मेरा सवाल है ना चिंतामणि जी, भाई कांग्रेस में रहते हुए क्या बाबा साहब अम्बेडकर को हराने का काम नेहरू जी कर रहे थे, जैसा आजकल की पार्टियों में होता है, अपनी ही पार्टी के नेता को निपटा दो। मेरा तो आपसे एक सवाल है कि भाई प्रतिपक्ष में और भी तमाम सम्मानित नेता हैं, तो आपकी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की थोड़ी इस उदारता पर रोशनी दीजिए ना हम लोगों को। आने वाली पीढ़ियां लाभान्वित होंगी उस ज्ञान से कि देखो ये नेता थे, इस नेता को जिताने के लिए हमने अपने नेता को हराने की व्यवस्था कर दी। थोड़ा पता चले ना चिंतामणि जी, आपके पास तो ऐतिहासिक संदर्भ बहुत है। देखिए, तो हमको परिस्थितियों में अंतर करना पड़ेगा। जब पहली सरकार बनी 47 में, तो उसमें हिंदू महासभा के भी लोग थे, बाबा साहब अम्बेडकर जो जिनकी खुद की अपनी पार्टी थी रिपब्लिकन, जो वो भी थे, तो ऐसे तमाम लोग थे सब तरह के, क्योंकि वो चुनाव नहीं जीता था कि नेहरू जी ने। एक बात बताओ चिंतामणि जी, ये मुरली मनोहर जोशी तो चुनाव जीते थे ना भाई 2014 में, वो लालकृष्ण आडवाणी भारत रत्न, वो भी चुनाव जीते थे ना 2014 में, और हमने 2019 में तो उनमें से किसी का भी ये बयान नहीं पढ़ा, सुना नहीं, देखा नहीं कि उन्होंने कहा अब हमें चुनाव नहीं लड़ना है। पर आपने उन्हें चुनाव नहीं लड़ाया भाई, आपने उनके साथ ऐसा क्यों किया? ये देखिए, आप तो जानते हैं कि ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, एक पीढ़ी जाती है, दूसरी पीढ़ी आती है, और वो स्पेस बनेगा ही तब जब ये सब होगा ही। भाई 94 साल में आप उनको और कष्ट देना चाहते हैं, लालकृष्ण आडवाणी जी को 94 साल की उम्र में आप सदन में देखना चाहते हैं, तो आप स्वयं सोचिए, भाई पीढ़ी जाती है। हम क्या देखना चाहते हैं? लालकृष्ण आडवाणी जी ने नहीं कहा ना कि मैं आप सदन में नहीं जाना चाहता, इसलिए मैंने सवाल कर लिया आपसे। आपको ऐसा कहीं पढ़ने, देखने, सुनने को मिला क्या? गिरिजा शंकर जी भी मेरी इस बात का समर्थन करेंगे कि ये, अरे अभी तो आप उन्हें दृष्टि दोष से घिरा हुआ बता रहे थे, अचानक आपको अपने समर्थन की उम्मीद दिख गई। पर फिर भी मैं आपके लिए चला जाता हूं गिरिजा जी, ये माननीय चिंतामणि जी कह रहे हैं कि आप उनका समर्थन करेंगे, थोड़ा गिरिजा जी आप बताएं ना, आप क्या करेंगे? नहीं, खैर समर्थन में विरोध करने का कोई प्रश्न नहीं है। मेरा अरे आप उन्हें इतना निराश मत करो भाई, देखो उन्होंने कितनी उम्मीद से आपकी ओर देखा है गिरिजा जी। पक्ष नहीं, जो वास्तविकता है, मैंने कोई नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के भाषण की कोई आलोचना नहीं की है जिससे उनको दुख हो। मैंने जो वास्तविकता है वो बताया कि बहुत सारे ऐसे संदर्भ थे जिनका आज उल्लेख करना कहीं आवश्यक नहीं था, बल्कि जिन मुद्दों को लेकर जो मुद्दे उठे, उन मुद्दों पर यदि नीट को लेकर आज अपेक्षा प्रधानमंत्री से ये थी कि वो ये क्लियरिटी लाएंगे कि ये जो जवाब बाकी लोग देते रहे, हम कार्रवाई कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, उससे आगे जाकर उन नवयुवकों के लिए जिनका भविष्य अधर में लटका हुआ है, उनके लिए कोई एक निर्णायक बात करेंगे। अग्निवीर को लेकर या बाकी तमाम एमएसपी को लेकर तमाम जो बातें हैं, अब एमएसपी की बात जब उठाई गई तो एक उसको तकनीकी रूप से खारिज किया गया कि हम एमएसपी हम दे रहे हैं, जबकि सबको मालूम है कि किसानों द्वारा एमएसपी का मुद्दा का मतलब एमएसपी की लीगल गारंटी का मतलब है। तो तकनीकी रूप से जो तमाम चीजें थी, मेरा कहना सिर्फ ये है कि आप पुराने संदर्भों में जाकर आज के संदर्भों को यदि आप धूमिल करते हैं या उसको नजरअंदाज करते हैं, चाहे वो विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, तो वो बहुत आगे बढ़ने वाली जो बात हम करते हैं वो हम नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिला के गिरिजा जी का कहना है जिस पर बात विस्तार से होनी चाहिए थी उस पर संक्षिप्त में ही बात हो गई, और जिन विषयों की कोई बहुत जरूरत अब नहीं है उन पर बहुत विस्तार से बात हुई। लेकिन प्रताप भानु शर्मा जी के पास में मुझे वापस आना है,
और उस नैरेटिव पे बात करनी है। भाई लोग जीतकर जश्न मनाए समझ में आता है, पर हारकर जश्न मनाने की खूबी तो इस बार आप ही लोग दिखा रहे हैं। देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल, जिसको 272 सीटें देश में सरकार बनाने के लिए हासिल करनी है, प्रधानमंत्री जी ने बताया 1984 में आखिरी बार 250 के आंकड़े को पार की थी कांग्रेस, उसके बाद से कर ना पाई। प्रधानमंत्री जी ने यह भी बताया और देश ने भी जाना कि 272 तो छोड़ो, 100 के आंकड़े को भी छू ना पाई कांग्रेस। 99 के फेर में उलझ गई कांग्रेस। वो कांग्रेस इतनी मुग्ध, इतनी प्रसन्न, इतनी उत्साहित, इतनी उल्लासित क्यों है? तो बताओ ना प्रताप भानु जी, कहाँ थे, कहाँ पहुंच गए, फिर भी इतना उल्लास, इतना उत्साह कहाँ से लाते हो भाई आप? हिमांशु जी जी, गिरिजा शंकर जी बहुत ही विद्वान और निष्पक्ष व्यक्ति हैं और उन पर यदि चिंतामणि जी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं जी, तो ये समझ में आता है कि ये भी इतने विद्वान होने के बाद भी सच्चाई को सुनने तैयार नहीं है। ये भी बिल्कुल हाँ में हाँ मिलाने वाले पिट्ठू बनते जा रहे हैं, जबकि मैं इनके ज्ञान का और इनकी समझ का बहुत आदर करता हूँ चिंतामणि जी का। अब जो आपने प्रश्न किया है, देखिए जो आज कांग्रेस की स्थिति है, कांग्रेस हो या विपक्ष के संयुक्त दल हो, जिसमें कि नेता प्रतिपक्ष जिसकी जिम्मेदारी राहुल गांधी निभा रहे हैं, वो देश के 63% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं, अकेले कांग्रेस पार्टी का नहीं। और 63% आबादी का प्रतिनिधित्व करते तो ताकतवर नेता विपक्ष हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जवाब दे तो इनको भी होना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने क्यों नहीं बताया संसद में अब की बार 400 पार से 240 पे कैसे आ गए? हमें वो याद है जब हमारी 400 से 412 सीटें थी। एक बार बताओ, अब की बार 400 पार से 240 पे क्यों आ गए? ये तो आपने सवाल कर लिया। और राहुल गांधी से भी पूछा था, उन्होंने कहा था वो सिद्धू मूसेवाला का गाना है ना 295 की जगह 99 पे क्यों रह गए? ये सवाल हम कर लेते हैं, 400 वाला आपने कर लिया, उत्तर दीजिए। बहुमत तो उनका चलिए 37% वोट मिले हैं इनको, 37%। देखो प्रताप भानु जी, विद्वान तो आप भी हो पर आंकड़े गलत बताते हो। देखो 37% जो वोट मिला है ना, वो वोट मिला है भारतीय जनता पार्टी को, पर उसके साथ में एक एनडीए भी है, एनडीए के सहयोगी दल भी हैं, उन सहयोगियों के साथ में सरकार भी है। तो वो 63% जो आप बता रहे हो ना, उसमें एक बड़ा प्रतिशत एनडीए के सहयोगी दलों का है। पर मुद्दा इस बात का नहीं, जो सवाल था आप उस सवाल पर रहे नहीं। सवाल इस बात को लेकर था कि 99 महज सीट आने के बावजूद भी आप यूं जाहिर कर रहे हैं कि 240 वाले को आपने शिकस्त दे दी। इसको लेकर कोई टिप्पणी है प्रताप भानु जी, या आप इस खुशी में ही रहेंगे और 2029 में भी 99 से अगर 119 हो गए तो भी जश्न मना लेंगे? कैसा कुछ है? नेता के रूप में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं और उन्हें एक विपक्ष के नेता के रूप में अकेले कांग्रेस के लीडर ही नहीं है वो, परंतु सभी विपक्ष की बातों को, उनकी मंशा को, उनके एजेंडा को सदन में रखना। देखिए भाई, उत्तर सीधा सीधा यह है कि जो थे उससे बढ़कर पाया है कांग्रेस ने। भाजपा जो थी उससे ज्यादा खो दिया है भाजपा ने इस चुनाव में। इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये इतने खुश क्यों हैं? क्या कहते हो देवेंद्र वर्मा जी? अब आदमी 52 सीटों पर था, 52 से 99 पे पहुंचा, तो इस पर उसे खुश होना चाहिए या मातम मनाना चाहिए? और जो 303 पे था वो 240 पर आ गया, 41 पर आ गया, उसको मातम मनाना चाहिए या प्रसन्नता पर जतानी चाहिए? ये सवाल सहजता से जहन में आता है। आप जैसा विद्वान हमारे साथ में है, थोड़ा बताएं जश्न किसको मनाना चाहिए? नहीं, देखिए स्थिति तो इस बार ऐसी है कि दिल से तो कोई भी जश्न नहीं मना सकता जी। भाजपा मना सकती है दिल से जश्न, ना कांग्रेस मना सकती है। लेकिन भाजपा के साथ में एक है कि जो एनडीए है वो उनका प्री पोल गठबंधन था, और जो इंडिया है जिसका राजीव गांधी कहते हैं कि मैं रिप्रेजेंट करता हूं पूरे प्रतिपक्ष को, जैसा कि उन्होंने अपने भाषण में भी सदन में कहा, मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं होता, क्योंकि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस अलग लड़ती है, वो इनके साथ में नहीं लड़ती लोकसभा का चुनाव।
पंजाब में आप अलग लड़ती है, दिल्ली में आप अलग लड़ती है, वो इंडिया के साथ में नहीं है। तो इनका गठबंधन जो है वो गठबंधन चुनाव पूर्व का गठबंधन नहीं है। ये तो केवल एक पैचअप है कि हम जो भारतीय जनता पार्टी है, जो एनडीए है, उसका मुकाबला करने के लिए हम सब साथ में अभी आ गए हैं, लेकिन प्रीपोल गठबंधन नहीं है ये। इसलिए राजीव गांधी, मैं भानु प्रताप जी की इस बात से सहमत नहीं होता कि राहुल गांधी पूरे प्रतिपक्ष को रिप्रेजेंट करते हैं। पूरे प्रतिपक्ष को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं आखिरी टिप्पणी के लिए आना चाहता हूं गिरिजा जी आपके पास। पिछले 10 साल राजनीतिक दृष्टि से बड़े कटुतापूर्ण रहे हैं। सत्ता पक्ष के प्रति विपक्ष का बैरभाव या विपक्ष का सत्ता पक्ष के प्रति लगभग दुश्मनी का भाव, ऐसा एहसास समय समय पर रहा है। क्या पिछले 2 दिन के घटनाक्रम ये नहीं बताते हैं कि इस देश के राजनीतिक दल अभी भी लोकतंत्र की भावना का सम्मान करने के लिए तैयार नहीं है? वो बात जनता की कर रहे हैं, पर कुल मिलाकर एक दूसरे को सामान्य स्तर तक बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। गिरिजा जी आपकी टिप्पणी। देखिए, पिछले कुछ समय से विपक्ष को विरोधी मानने का एक भाव बहुत बलवती हो गया है। बावजूद इसके जो 2 दिनों की कार्रवाई मैंने देखी, राहुल गांधी का भाषण और मोदी जी का भाषण, उसमें एक बहुत साफ लकीर जो सामने आती है, जो लंबे समय तक स्थायी भाव के रूप में रहेगा पूरी डिबेट में, पूरी कार्रवाई में, वो ये कि बीजेपी उस कॉम्प्लेक्स से उबर नहीं सकती कि वो सामान्य बहुमत से नीचे आई है। उस कॉम्प्लेक्स से वो हमेशा ग्रसित रहेगी और कांग्रेस हमेशा विनिंग एक सेंटिमेंट्स के साथ वो अपने आप को पेश करेगी। जाहिर है कि जो आने वाले समय जो पार्लियामेंट का होगा, उसमें दोनों खेमों के बीच में एक जो बैरभाव जैसी स्थिति भले ही न रहे, लेकिन टकराव की स्थिति होगी। बेहतर ये होगा कि वो जो टकराव है वो मुद्दों पर हो, वो छोटे छोटे टेक्निकल मुद्दों को लेकर मुद्दों को खसकाने की बात हो, वो मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। तो कुल मिलाकर हम मर्म में पहुंचे तो भले ही ये गठबंधन की सरकार हो, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के भाषण और उसके तेवर ने जता दिया है कि वो व्यवहार तो वैसा ही रखेंगे जैसा एक प्रचंड बहुमत की सरकार के मुखिया का रहता है। अब वो सरकार भले एक दल की है या बहुदलीय है, तो कुल मिलाकर आने वाले समय में संसद का माहौल सरगर्म ही रहेगा। लेकिन सरगर्म जितना भी रहे, हमारी अपेक्षा यही रहेगी कि उसमें जितनी भी बहस हो, उसके केंद्र में आम आदमी के भले होने की मानसिकता रहनी चाहिए, ना कि अपने प्रतिद्वंदी को निपटाने की। क्या देश की संसद इस उद्देश्य की पूर्ति के साथ विमर्श के स्तर को बना पाएगी? सवाल है। आने वाले समय में इसका उत्तर मिलेगा। लेकिन आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय आज के नजरिए का, तो हमारा आज का जो नजरिया है वो नजरिया उस हादसे के संदर्भ में जो आज उत्तर प्रदेश में घटित हुआ। जिस समय पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्बोधन सुन रहा था, उसी समय पर टीवी स्क्रीनों पर नीचे में पट्टी चल रही थी, और वो पट्टी चल रही थी हाथरस जिले के एक गांव में हुए हादसे के संदर्भ में। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक सत्संग का कार्यक्रम था भोले बाबा के रूप में, और उस सत्संग के संदर्भ में खबर यह है कि तकरीबन 125 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा दिए हैं भीड़ भाड़ में दम घुटने के चलते। 50,000 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी थी इस सत्संग में, लेकिन व्यवस्थाओं के नाम पर जो कुछ जरूरी था वो वहां पर नहीं था। इस मौतों के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाए? या महज एक हादसा है या सुनियोजित हत्याकांड? सवाल इसलिए है क्योंकि इन्हीं भोले बाबा के द्वारा पूर्व में भी एक आयोजन किया गया था फर्रुखाबाद में। यह बात कोरोना काल की है। मई 2022 में जब यह सत्संग आयोजित किया गया था, उस समय अनुमति ली गई थी, तो वो अनुमति मात्र 50 लोगों की थी, लेकिन उस सत्संग में तकरीबन 50,000 से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए थे। उस समय पर मामला भी दर्ज हुआ था। अगर उस मामले पर प्रभावी लोगों ने, जिम्मेदार लोगों ने समुचित कार्रवाई की होती तो शायद आज इस हादसे वाली जगह पर 50,000 लोग मौजूद नहीं हुआ होते, और अगर 50,000 लोग मौजूद ना होते तो 125 से ज्यादा लोगों ने अपनी असमय जान ना गंवाई होती। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि सरकार के द्वारा इस हादसे में मारे गए लोगों के संदर्भ में 2 लाख रुपए का मुआवजा घोषित किया गया है।
ये जानों की कीमत किस आधार पर देश में तय की जा रही है? किसी फैक्ट्री के अंदर जब हादसा हो जाता है तो फैक्ट्री मालिक से अपेक्षा की जाती है कि वो 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख मुआवजा दे। पर जब सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत कोई मौत हो जाती है तो महज 2 लाख, 4 लाख के अंतर्गत उस जान की कीमत को आंक लिया जाता है। जब इस देश के कानून में, इस देश के संविधान में सभी को समान निगाह से देखने का प्रावधान है, तो फिर मौत के संदर्भ में कीमत अलग अलग क्यों है? क्या आज के इस महंगाई के दौर में जिस परिवार का मुखिया चला गया हो उसकी भरपाई महज 2 लाख या 4 लाख रुपए से संभव है? सवाल है, इस सवाल का उत्तर मिलना चाहिए। और ऐसे हादसों को टालने के संदर्भ में जरूरी इस बात की है कि जिम्मेदार लोग समय पर वो तमाम निर्णय लें जो वस्तुतः उन्हें लेने चाहिए। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए सारा प्रणाम।